हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा। मुबारक हो दोस्तों, न्यूजीलैंड पाकिस्तान क्रिकेट के नए ऑफिशियल अब्बू बन चुके हैं। न्यूजीलैंड से पहले हमारे लिए दो टीमें नाइटमेयर हुआ करती थी, अब न्यूजीलैंड भी नाइटमेयर हो चुकी है। अगर आप ये समझते हैं कि न्यूजीलैंड ने हमें ग्राउंड में हराया है तो गलत समझते हैं। उन्होंने हमें मेंटली पहले ही हरा दिया था। पहला मैच जो ट्राई सीरीज़ का हमारा उनके साथ हुआ था उसमें भी वो मेंटली हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और फाइनल में तो आपको पता है, एक ज़माना था जब साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता था। वो सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में आकर हार जाया करते थे। 2020 के बाद वाला जो एरा नया डेकेड स्टार्ट हुआ है ना, इसमें जो चोकर्स है ना वो पाकिस्तान है। हम सेमीफाइनल में इसी तरह से हार जाते हैं, हम फाइनल में इसी तरह से हार जाते हैं। कराची का मैदान था जहां पे पाकिस्तान ने रिकॉर्ड चेज़ किया था एक दिन पहले ही, लेकिन फाइनल में आपको पता था कि फ़ाइनल के मैचेस में मोस्टली सेकंड टीम जो होती है, जो सेकंड बैटिंग कर रही होती है, चेजिंग टीम हमेशा जीतती है मोस्टली। और पाकिस्तान की तो पिचेज़ ही ऐसी हैं कि यहाँ पे आप 300 350 भी कर लें, लेकिन जब सेकंड बैटिंग करने आती है टीम तो चेजिंग में यहाँ पे पूरा हो जाता है। टॉस बहुत ही क्रूशल था और टॉस पर पाकिस्तान ने जब टॉस जीता है, मैंने फ़ोन पे देखा है, मुझे नोटिफिकेशन आया कि पाकिस्तान हैव वॉन द टॉस। मैं बड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो अब हम सेकंड बैटिंग करेंगे, आराम से चेज़ कर लेंगे। लेकिन जब आगे पढ़ा तो लिखा हुआ था चूज़ टू बैट। मैं वहीं पे हैरान परेशान कि यार ये क्या कर दिया। अब पाकिस्तान के पहले बैटिंग करने वाले डिसीजन में जो अज्यूम किया जा रहा है, इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि हमने पहले बैटिंग क्यों की। अज्यूम यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि दोनों मैचेस में तो हम चेज़ करते हुए पकड़े गए, एक में हार गए थे, एक में जीत गए थे, तो हमारी स्ट्रेंथ चेजिंग में जो है वो तो हमें पता चल गई है, लेकिन टारगेट देने के लिए भी तो स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए ना। तो पाकिस्तान ने इसीलिए पहले बैटिंग का फैसला किया था कि वो अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते थे। और पाकिस्तान ने फाइनल में 8 बैटर्स खिलाए हैं, 8 बैटर्स। असल में बात यह है कि हमने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ आजमा ली है और हम कह रहे हैं कि बैटिंग हमारी फेल हो चुकी है। वो फेल नहीं हुई। हमारा टारगेट ये होता है, हमारी औकात ही ये है कि हमने 230 240 से ऊपर जाना ही नहीं है। दुनिया इस वक्त 2025 में पहुंच चुकी है और 2025 वाली क्रिकेट खेल रही है, लेकिन हम आज भी 1990 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे जहन में यही है कि 240 250 कर लेंगे, आराम से हम उसको डिफेंड कर लेंगे, भले से पिच 350 वाली हो। फिर कहा जा रहा है कि पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हाई स्कोरिंग पिच थी नहीं। सर 240 वाली भी नहीं थी पिच 280 290 वाली थी, लेकिन हमारी तो अप्रोच ही ये थी। हम जिस तरह से खेल रहे थे, हम यही सोचकर खेल रहे थे कि 220 230 ही बनाना है। जाहिर है जब 250 वाली आप अप्रोच रखोगे तो 250 भी नहीं होना आपसे। स्ट्रेटजी ये बताई जा रही थी कि 40 ओवर तक सलमान अली आगा और रिजवान खेलेंगे, उसके बाद हिटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फिनिशर्स हैं लास्ट 10 ओवर्स में हम भी दूसरों की तरह यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हम भी 100-150 स्कोर कर सकें। हमारे जो लास्ट 10 ओवर्स में फिनिशर्स आएंगे वो 100-150 स्कोर मार लेंगे। हमारी यही तो अप्रोच है कि लास्ट 10 ओवर्स में हमने 700 के स्ट्राइक रेट से खेलना है और पहले जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, पहले दूसरे नंबर वाले, वो सिंगल डबल लेते रहेंगे। 40 ओवर्स तक हमने सिंगल डबल की अप्रोच रखनी है। 40 ओवर्स के बाद एकदम से हमने गेयर्स ही शिफ्ट कर लेने हैं। यार ये क्रिकेट आज से 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमने अभी भी यही सोचना है। जब जहन में है ही टारगेट आपका 260 का, तो आपको 260 भी नहीं होना। आगे जो टीम खेल रही है वो अनबीटन टीम थी और मेंटली आपके ऊपर वो पहली बॉल से ही हावी थी। फ़खर जमान को देखें कि उन्होंने किस तरह से ट्रैप किया है। फ़खर जमान पे हम तनकीद नहीं कर रहे, उन्होंने परफॉर्म किया और वो डिलीवर कर रहे हैं, और आगे आने वाले जो चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस हैं उनमें भी वो डिलीवर करेंगे। वी ट्रस्ट हिम। लेकिन किस तरह से वो आउट हुआ है, ट्रैप कैसे किया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ आने वाली है, वो भी हमारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही है और उन्होंने वो डिलीवर करके दिखाया है। उन्होंने बताया है कि वो कितनी तैयारी के साथ आए थे। उनको हमारी वीकनेसेस और हमारी स्ट्रेंथ का पता था। उनको पता था कि फ़खर से ऑफ पे नहीं खेला जाता, इसको अगर विकेट में बॉल देंगे या थोड़ी सी भी लेग पे बॉल देंगे तो ये आपको शॉट खेल देगा। और ओर्क ने किस तरह से उसको ट्रैप किया है कि पहली 4-5 बॉल्स वो मुसलसल ऑफ पे करता रहा है। फ़खर जमान से खेली नहीं जा रही थी, एक ही बॉल उसने अंदर की है और ऐसी जगह पे फील्डर प्लेस किया था। एक ही मौका होता है, यही तो ट्रैप होता है। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का ट्रैप बनाता है बॉलर, इस तरह का एक ट्रैप सेट करता है, इसको सेटअप कहते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे में भी यही सेटअप कर रही है और पहले 10 ओवर्स में कर रही है।
ये कोई लास्ट 10 ओवर्स या मिडल ओवर्स की गेम नहीं हो रही थी जिसमें मिडल ओवर्स में इस तरह का सेटअप किया जा रहा है। पहले चौथे पाँचवें ओवर में ही वो आपके सेट ओपनिंग बैट्समैन को जो इतना अग्रेसिव खेलता है उसको वो इस तरह से सेटअप करके आउट कर रहे हैं। एक बार फिर से बाबर आजम मिडल कर रहे थे बॉल को, पूरी तरह से अपनी शॉट्स खेल रहे थे, बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रहे थे। लेकिन यार कब तक डिलीवर कब करना है भाई? हमें नहीं चाहिए आपके अग्रेसिव चौके क्लासी शॉट्स, हमें चाहिए आपकी 50, हमें चाहिए आपकी सेंचुरी। अब बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि नर्वस 20s नर्वस 30s का शिकार हो जाता है, उससे खेला ही नहीं जा रहा, उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। कब डिलीवर करना है भाई? हमें डिलीवरेंस चाहिए आपकी तरफ से कि आप डिलीवर कब करोगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि लंबी इनिंग के लिए कोशिश करें। अगर ओपनिंग पे नहीं खेला जा रहा तो आप सिलेक्शन कमेटी को बता दें, मैनेजमेंट को बता दें कि नहीं खेला जा रहा मुझसे ओपन पे। आप पहले ही अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के लिए और आपको मैनेजमेंट ने ओपन पे रख दिया। 10 साल के बाद एक बंदा ओपन कर रहा है और वो फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो डिलीवर करेगा? हमारी टीम में तो यही चलता है, बस तजुर्बे ही होने होते हैं। बाबर आजम सेट हो जाता है, जब शॉट्स खेलने का टाइम आता है, डिलीवर करने का टाइम आता है, तब वो इतनी गंदी शॉट खेलते हुए आउट हो जाता है। वो आउट होना, उसका उस तरह से आउट होना क्राइम है कि आप सेट बैट्समैन हो और अच्छे खासे बैट्समैन हो, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि बाबर आजम खड़ा हुआ है। जैसे रोहित और कोहली बीजीटी में वॉकिंग विकेट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, पाकिस्तान का बाबर आजम इस वक्त दूसरी टीम्स के लिए वॉकिंग विकेट बना हुआ है। फिर अगर सौशकील की बात करें तो कहा जा रहा था सौशकील बहुत ही स्पेशल बैट्समैन है, नो डाउट बहुत ही स्पेशल बैट्समैन है। फिर कहा जा रहा था कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, हमने तो उनको रखा ही इसीलिए टीम में है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। सर कहाँ पे खेल रहे हैं स्पिन को अच्छा? 14-15 स्कोर से ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा। आप उसका फुटवर्क तो देखें, उससे खेला ही नहीं जा रहा। 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रेशर में अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में से बाबर आजम और रिजवान थे, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रेशर में सौशकील था 2023 के वर्ल्ड कप में। 2024 के वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, सौशकील से परफॉर्म ही नहीं हो रहा था, उसका फुटवर्क ही नहीं है, वो बड़े मैचेस में वैसे ही प्रेशर में आ जाता है। आज का मैच तो उसके होम ग्राउंड पे था, कराची से ही है ना, कराची के होम ग्राउंड पे था जहाँ पे उसने खेलते हुए उम्र गुजारी है, लेकिन उससे नहीं खेला जा रहा, फुटवर्क ही नहीं हो रहा। ज़रा सी बॉल घूमती हुई उसको नज़र आ जाए तो बस वो वहीं पे परेशान हो जाता है। आप पहले प्लेयर को कॉन्फिडेंस तो दो, वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है पहले ये तो देखो। आपने बस ये देख लिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, आपने उसको ट्राई सीरीज़ में डाल दिया, आपने उसको स्क्वाड में डाल दिया, उससे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। सलमान और रिजवान दोबारा से आकर पाकिस्तान को सहारा दे रहे थे और इनकी यही प्लानिंग थी कि हम 40 ओवर तक खेलेंगे, उसके बाद शॉट्स खेलेंगे, 40 ओवर तक हम टीम को स्टेबल लेकर चलेंगे, सिंगल डबल के ज़रिए चल रहे होंगे। आपकी जो सिंगल डबल वाली अप्रोच थी, ये 3 रन्स पर ओवर के हिसाब से आप चल रहे थे। 3-4 रन्स जब आप एक ओवर में बना रहे हैं तो 32वें 33वें ओवर में रिजवान आउट हो गया। हमारा यही तो मसला है कि प्लेयर जब बिल्ड कर लेता है अपनी इनिंग्स को, 40-50 स्कोर कर लेता है, सेट हो जाता है, कोई 70-80 गेंदें खेल लेता है, जब शॉट्स खेलने की बारी आती है आउट हो जाता है। इसी अप्रोच और मेंटल स्ट्रेंथ की तो बात करते हैं हम कि कब प्लेयर्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना है, कब प्लेयर्स ने मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है कि जब उनसे डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, प्रेशर को एब्जॉर्ब करें। पिछले मैच में दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगाया है, इस बार भी उन्होंने ही हमें बचाया है, लेकिन ये कैसा बचाया है यार कि आप 40 ओवर्स तक बगैर शॉट के खेल रहे हो। समझ ही नहीं आ रही आप दूसरों को कॉपी क्यों कर रहे हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेसेस को देखो। हमारा मसला ये है कि जब हमारी टीम एक मैच जीत जाती है उसके बाद सब कुछ, सारी जो गलतियां होती हैं ना वो अंडर द कारपेट हो जाती हैं। बॉलिंग हमारी फेल हो रही है, बैटिंग हमारी फेल हो रही है। पहले बैटिंग करके हमने आजमा लिया है कि हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी ही होम ग्राउंड पर हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि आगे से जब भी टॉस जीते ना तो हमने सेकंड बैटिंग करनी है, चेज़ की तरफ जाना है, चाहे इंडिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे बांग्लादेश है। और ये ज़हन में रखें कि अगर दूसरी टीम टॉस जीतती है ना तो वो हमें पहले बैटिंग देगी। ये ना सोचें कि हम अपनी स्ट्रेंथ को आजमा लें। हमारे क्रिकेटर्स को डिलीवर करना ही नहीं आता, हमारे क्रिकेटर्स का कोई प्लान ही नहीं होता। ये कैसी टीम है जिसका प्लान ड्यूरिंग द गेम चेंज होता रहता है। माइंड में 280 का टारगेट लेकर आएंगे, 220 पे ऑल आउट हो जाएंगे। जैसे एक प्लेयर आउट होगा दूसरा प्लेयर आएगा, उसको पता नहीं होता मैंने किस प्लान के तहत खेलना है। फिर हमारे 2 ज़बरदस्त फिनिशर्स खुशदिल शाह और राना बेन स्टोक्स, फ़हीम अशरफ साहब, उनको टीम में शामिल किया गया था। चैम्पियन ट्रॉफी से पहले फ़हीम अशरफ को एक मौका मिलना चाहिए था,
उसे एक मैच मिलना चाहिए था ताकि उसे भी कॉन्फिडेंस मिले। अच्छी सिलेक्शन थी, आप 8 बैटर्स के साथ खेल रहे, लेकिन फिनिशिंग टच जिसके लिए आपने उन दोनों को टीम में शामिल किया वो कहाँ पे है? खुशदिल शाह से खेला ही नहीं जा रहा, उससे बॉल फेस ही नहीं हो पा रही, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने बॉल को प्लेस कहाँ पे करना है। फ़हीम अशरफ आकर खेल रहे थे, आप ये समझे कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको 2 से 3 चांसेस मिले हैं, उसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। वो खुद परेशान था कि यार मुझे क्यों चांस दे रहे हो। जैसे खेल रहा था ना, नज़र आ रहा था कि वो खुद कह रहा है कि मेरा कैच पकड़ो, मैंने नहीं यहाँ पे रुकना, मुझे जाने दो, बस मेरी जान छोड़ दो। आप उन प्लेयर से पूछ तो लो कि उन्होंने खेलना भी है या नहीं। आप उन प्लेयर से पूछ तो लो कि भाई कॉन्फिडेंट हो ना, डिलीवर कर लोगे ना। बेचारे बीपीएल में सुकून से अपनी गेम कर रहे हैं, उनको पता चला जी आपकी तो सिलेक्शन होगी, वो भी परेशान हो गए कि हैं हमारी सिलेक्शन होगी, कैसे, कब, कहाँ। हमारी टीम में ये जो तजर्बे किए जाते हैं ना, बिल्कुल टाइम पर आकर, जब भी आगे कोई बड़ी टूर्नामेंट आ रही होती है, इन तजर्बों की वजह से हमारी टीम को बैक गियर लग जाता है। दूसरी टीम्स टॉप गियर में जा रही होती हैं और हमने रिवर्स गियर लगाया होता है। आज से 3 साल पहले एक तजुर्बा हुआ था पाकिस्तान में, उस तजुर्बे का खमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं, उसकी रिकवरी अभी तक हम कर रहे हैं। इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में, सब की सब अभी भी स्ट्रगल कर रही। इसी तरह से हमारी टीम का हिसाब बिल्कुल एंड पर आकर जब डिलीवर करने का टाइम होता है, जब बड़ी टूर्नामेंट सर पे खड़ी होती है, हम तजुर्बा कर लेते हैं। 4 प्लेयर्स ऐसे घुसा लेंगे जो ऐसी सरप्राइज एंट्रीज होती हैं कि उन प्लेयर्स को भी नहीं पता होता कि हैं हमारी सिलेक्शन हो गई है। अवाम तो चलो जितना तनकीद करती है सो करती है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन ही ऐसी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब दूसरी टीम्स के प्लेयर्स कम बैक करते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हैं कि सभी उनकी बातें करते हैं। हमारी टीम के प्लेयर्स जब कम बैक करते हैं ना, तो 1-2 मैचेस के बाद वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, उनको डिलीवर करना ही नहीं आता। अब आपने 3 प्लेयर्स को टीम में शामिल कर लिया है जो आपके 8-9 महीने के प्लान में शामिल ही नहीं थे। सऊद शकील, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह। जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होगी, इनसे डिलीवरी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि डिलीवर करें, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होना है, इनको फिर से दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। आप हमेशा यही बात करते हो कि हम तजुर्बे को साथ लेकर चल रहे हैं, एक्सपीरियंस की बेस पर हम टूर्नामेंट में उतर रहे हैं। जिस एक्सपीरियंस को बेस बनाकर आप आगे जाते हो, वो एक्सपीरियंस कभी डिलीवर ही नहीं कर पाता। 2024 के वर्ल्ड कप में सुपर ओवर में इतने ज़्यादा स्कोर किसने दिए? आपकी सरप्राइज सिलेक्शन ने। फिर इंडिया के खिलाफ चेजिंग में मैच किसने हरवाया? आपकी उसी एक्सपीरियंस्ड सरप्राइज्ड सिलेक्शन ने। बॉलिंग हमारा बहुत बड़ा कंसर्न था और अभी भी है। जब हमारे बॉलर्स डिलीवर करने लगते हैं तो हमारी फील्डिंग डिलीवर नहीं करती, हमारे फील्डर्स डिलीवर नहीं करते। सऊद शकील को आप देखें कि उन्होंने किस तरह के जूसी कैचेस छोड़े हैं, किस तरह का जूसी कैच था। एक बंदा जो अपनी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि भाई मैं खेलना नहीं चाहता, इन्होंने बदोबदी मुझे टीम में शामिल किया हुआ है, मुझसे तो नहीं परफॉर्म हो रहा। वो बंदा आपको हाथों में कैच दे रहा है, आप वो कैच ड्रॉप कर रहे हो। एक प्लेयर को जब आप 3 से 4 चांसेस दोगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी तरह वो फिर से दोबारा हवा में गेंद उछालेगा कि ले यार कैच पकड़ ले, मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। दूसरी टीम का जब प्लेयर आपके आगे खेलने आ रहा है ना, उसको जब आप मौका दोगे तो आपके ऊपर चढ़ के ही खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेटर को इसी तरह का एक ही मौका ही चाहिए होता है। और कैसे हो सकता है कि एक प्लेयर अपनी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है और वो पाकिस्तान में खेलने आए और उसे हम उसकी फॉर्म वापस ना दें? हम तो बड़ी मेहमान नवाज कौम है। हमारी क्रिकेट टीम का इखलाक ही बड़ा सुपर्ब है कि हमने हर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को उसकी फॉर्म वापस देने का ठेका लिया हुआ है। 4 चांसेस मिले थे लेथम को और उसने डिलीवर करना ही था। उनके बैटर्स प्रेशर फ्री खेल रहे थे। अगर आप ये समझते हैं कि 242 का हमने टारगेट दिया, मैच तो हमने फंसा लिया था, बॉल और रन्स तो बिल्कुल इक्वल थे, तो ऐसा नहीं है। जब आपने 240 किया तो दूसरी टीम भी इजी होकर ही खेल रही थी। उनके 200 स्कोर पे 2-3 आउट हुए थे भाई, 40 स्कोर पीछे रह गया था और उनके 3-4 आउट हुए थे। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो टीम डिलीवर नहीं करेगी? आप कैसे सोच सकते हैं कि वो टीम प्रेशर में थी? वो प्रेशर में नहीं थी, वो इजी होकर खेल रही थी, क्योंकि उनको पता था टारगेट बहुत कम है। 340 का आपने टारगेट दिया होता तब वो पैनिक होते, तब उनकी जब 2-3 विकेट्स गिरी होती ना 200 से पहले, की बैटर्स अगर डगआउट में वापस गए होते तो उनको लग पता जाता कि हमने किस तरह से मैच जीतना है। न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है जिसको हर कोई आराम से इजीली खेल रहा होता है। हमेशा ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बनी बनाकर खेला है। इंडिया की टीम भी अब टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डोमिनेशन दिखाने लग गई है। हमने इनको भी अपना नाइटमेयर बना लिया है। जिनसे कोई नहीं डरता, हम उनसे पैनिक हुए होते हैं। उनकी मेंटल गेम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जिस स्ट्रेटजी के साथ आते हैं उसी स्ट्रेटजी पे रहते हैं।
हमारी स्ट्रेटजी हर बॉल के बाद चेंज होती रहती है। हमें अपने प्लान पर रहना नहीं आता, हमें अपने प्लान्स पर वर्क करना नहीं आता, हमें हमारे प्लान्स को डिलीवर करना नहीं आता। जब तक ये मसले टीम से ख़त्म नहीं होंगे हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलने वाले। दूसरी टीम में ये इस वक्त डिबेट चल रही है कि हर प्लेयर तो हमारा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा जो बेंच पर बैठा हुआ प्लेयर है उसको हम कैसे चांस दें, कैसे मौका दें। और हमारी टीम में ये डिबेट चल रही होती है कि यार कोई तो परफॉर्म कर लो, कोई तो डिलीवर कर लो। आकिब जावेद साहब आकर कह रहे हैं कि किसी ना किसी प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी होगी, बड़ी इनिंग खेलनी होगी, लेकिन सवाल ये है कौन खेलेगा। दूसरी टीम में आप ये क्वेश्चन करो ना तो सभी पॉइंट करेंगे कि फ़लाना फ़लाना प्लेयर डिलीवर करेगा और करके दिखाएगा, और वो प्लेयर कहता है कि हाँ मैं करूँगा। हमारी टीम में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हमने जो तजुर्बा कर लिया है ना, जो गंद और रायता हमने फैला रही है, बस उसको समेटने में हम लगे हुए हैं। हम बस अपनी सिलेक्शन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन हुई है ना अच्छी हुई है। पता आपको भी है आपने ब्लंडर कर लिया है, पता कौम को भी है कि ब्लंडर हो चुका है। ये जो हमें फकी दी जाती है ना कि यार अब जो सिलेक्शन हो गई है सो हो गई है, अब तो इसी को टीम को हमने सपोर्ट करना है, इसी के साथ हमने चलना है। ओ भाई क्यों चलना है इसी के साथ, क्यों इसको हमने सपोर्ट करना है? जब आपको पता है टीम डिलीवर नहीं कर रही, जब आपको पता है कि जो तजुर्बा आपने किया है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तो चेंजेस कर लो। क्यों आपने ईगो का मसला बनाया हुआ है? क्यों आप टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हो? ऐसी बड़ी टूर्नामेंट से पहले क्यों आप इस तरह के तजुर्बे करते हो? 4 दिन के बाद इसी टीम के साथ इसी वेन्यू पर दोबारा से मैच होना है। अब देखते हैं कि हम किस तरह से खेलते हैं। हमारी अप्रोच ये होती है कि हम दूसरी टीम से पहले 1-2 मैचेस हार जाएंगे, जब टूर्नामेंट में आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनका मोराल हाई होगा, वो फिर हमसे मैच हार जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही थी, वो अनबीटन गई है और वो इसी रिकॉर्ड को, इसी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि न्यूजीलैंड की टीम 19 फरवरी को हमारे अगेंस्ट बहुत ही हल्की आएगी, तो ऐसा नहीं है। जो प्लेयर्स उनके स्क्वाड में नहीं थे ना, चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पहले बैटिंग करते हैं तो 240-50 ही आप जेन में रखें, और अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो 340 कैसे चेज़ करना है ये जेन बनाकर आप ग्राउंड में उतरें। थैंक यू।